लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी कैलियोप का हृदय परिवर्तन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कैलियोप कैट्सबी आज अपने आपे में नहीं था। उस पर गहरी उदासी छाई हुई थी। वो अंतरीप जिसे दुनिया कहकर भी पुकारा जाता है, विशेष तौर पर उसका क्विकसैट कहलाने वाला भाग, उसकी दृष्टि में किसी हानिकारक गैस के समूह से अधिक कुछ भी नहीं था। आधा सीसी का दर्द हो जाए तो तत्वज्ञानी स्वसंभाषण करके आराम पालेगा। स्त्रियां रोकर अपना दर्द हल्का कर लेंगी। पूर्व के कमजोर निवासी अपनी स्त्रियों को कपड़े की कीमत के विषय में डांट फटकार कर मन का बोझ उतार लेंगे। लेकिन क्विकसैट के निवासियों के लिए ये सारे उपाय अपूर्ण थे। विशेष तौर से कैलियोप ने तो अपने मन की गहरी निराशा दूर करने का उपाय अपनी बुद्धि के अनुसार ढूंढ ही लिया था। रात को ही कैलियोप ने आने वाली उदासी की पूर्व सूचना दे दी। उसने अपने ही कुत्ते को ऑक्सीडेंटल होटल के बरामदे में लात मार दी और माफी मांगने से इनकार कर दिया। बातचीत में भी वो छिद्रान्वेषी और अहन्मय हो गया था। इधर उधर भटकते हुए पेड़ों की टहनियां तोड़कर उनके पत्तों को दांतों से चबाने लगा। ये सब अपशकुन थे। उसकी उदास वृत्ति के विविध स्तरों से परिचित लोगों को एक और लक्षण देखकर भी डर लग रहा था। वो था उसका अतिशय शिष्टाचार और औपचारिक शब्दों का प्रयोग। उसके सदा के मर्मभेदी कठोर लहजे का स्थान एक धीमी फुसफुसाहट ने ले लिया था। उसके व्यवहार में एक खतरनाक तकल्लुफ आ गया और उसकी मुस्कुराहट विकृत हो गई, जिससे उसके चेहरे का बायां भाग कुछ तिरछा उठा हुआ दिखाई देने लगा। इन सब लक्षणों से क्विकसैट के निवासियों को आने वाली दुर्भाग्य की पूर्व सूचना मिल गई। ऐसे समय कैलियोप अक्सर शराब पीना शुरू कर देता था। उसी दिन आधी रात के करीब वो घर जाता हुआ दिखाई दिया। रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को वो झुक कर आपत्तिहीन सभ्यता से नमस्कार करता जा रहा था। अभी तक उसकी उदासी खतरे के स्तर तक नहीं पहुंची थी। खतरे की घंटी तो तब बजती है जब वो सिल्वेस्टर हजाम की दुकान के ऊपर वाले अपने कमरे की खिड़की में बैठकर सुबह तक बेसुरे दर्द भरे ग्राम गीत गाता रहता है और साथ में गिटार की टांग तोड़ता हुआ शोर मचाता रहता है। उसका हृदय सम्राट नीरो से भी अधिक उदार था, इसलिए क्विकसैंड पर आने वाली आपत्ति की संगीतमय सूचना वो पहले ही दे दिया करता था। वैसे तो कैलियोप कैट्सबी एक शांत और मिलनसार आदमी था। आलस की सीमा तक शांत और निकम्मेपन की हद तक मिलनसार। ज्यादा वो आवारा और उत्पाती था, पर बिगड़ने पर क्विकसैंड के लिए साक्षात यमदूत। उसका प्रत्यक्ष पेशा था किसी मकानों के दलाल के यहाँ नौकरी करना। सीधे सादे पूरब के निवासियों को वो मकान, जमीन या गोचर दिखाने ले जाया करता था। दरअसल वो दक्षिण का निवासी था। उसका दुबला पतला 6 फुट लंबा ढांचा, बोलने का अस्पष्ट ढंग और गवारू मुहावरे इस बात का प्रमाण थे। परंतु फिर भी इस पश्चिमी प्रदेश में आकर बसने के बाद दक्षिण के रुई के खेत और नील की झाड़ियों में भटकने वाले इस आलसी, निकम्मे और गंवार आदमी ने उन लोगों की नज़रों में एक गुंडे की सी शोहरत पाली थी जो जीवन भर गुंडागिरी की कला का अध्ययन करते रहते हैं। दूसरे दिन सुबह 9 बजे वो बिल्कुल तैयार हो गया। अपने जंगली गीतों से और बोतल भर शराब से प्रेरित होकर क्विकसैंड के निरुत्साही लोगों से नवीन विजयश्री छीन लेने को वो तैयार था। कमर में कारतूसों के आड़े टेढ़े गोल पट्टे बांधे हुए, कई बंदूकों से लैस, गले तक नशे में डूबा, वो क्विकसैंड के बाजार में निकला। वो इतना उदार था कि शहर को चकित करके चुपचाप घेरना नहीं चाहता था। इसलिए उसने नुक्कड़ पर आकर रणभेरी बजाई। स्टीम पियानो के समान कर्कश चीत्कार ही उसका नारा था, जिसने उसके लिए जन्म के नाम को मिटाकर कैलियोप जैसा श्रेष्ठ नाम कमाया था। चीत्कार के साथ ही उसने अपनी बंदूक से 3 गोलियां छोड़ी, कुछ तो निशाना आजमाने के लिए और कुछ बंदूक को गरमाने के लिए। ऑक्सीडेंटल होटल के मालिक कर्नल स्वाजी का पीला कुत्ता आखिरी बार भौंक कर धूल चाटता हुआ जमीन पर आ गिरा। ब्लू फ्रंट स्टोर में से हाथ में केरोसिन की बोतल लेकर सड़क पार करता हुआ एक मैक्सिकन एकाएक जोर से भागा। अभी तक उसके हाथ में टूटी हुई बोतल का सिरा पकड़ा हुआ था। जज रायली के पीले और नीले रंग के दुमंजिले मकान पर लगा हुआ चमकीला वायुदर्शक पंखा कांपा, लड़खड़ाया और टूटकर नीचे की ओर लटक गया।
तूफान आने पर भी यही हालत होती है। कैलियोप की बंदूक तैयार थी और हाथ सधा हुआ। युद्ध का स्वाभाविक उल्लास उस पर छाया हुआ था। यदि कड़वाहट या उदासी थी तो सिर्फ इतनी कि सिकंदर के समान उसकी विजय का प्रदेश भी क्विकसैंड की छोटी सी दुनिया से मर्यादित था। चारों तरफ गोलियां चलाता कैलियोप आगे बढ़ा। कांच के टुकड़े ओलों के समान बरसने लगे। कुत्ते इधर उधर भागने लगे। मुर्गे कुकड़ू कू करते हुए पंख फड़फड़ाने लगे और गली में खेलते हुए बच्चों को पुकारने के लिए चिंतायुक्त जनानी आवाजें चीखने लगीं। इस सब शोरोगुल के बीच बीच में कैलियोप की बंदूक गूंज उठती और ये गूंज भी कभी कभी उस चीत्कार में डूब जाती जिससे क्विकसैंड के निवासी भली भांति परिचित थे। जिन दिनों कैलियोप पर इस तरह की उदासी छा जाती उन दिनों क्विकसैंड में कानूनन छुट्टी घोषित कर दी जाती थी। जिस गली में उसका आगमन हो जाता दुकानों के नौकर खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते। कुछ समय के लिए कारोबार बिल्कुल बंद हो जाता। मार्ग में सबसे पहले चलने का अधिकार उसी का था। विरोध के अभाव में और ध्यान बंटने का कोई जरिया न होने से उसकी उदासी और भी गहरी हो जाती। परंतु आज 4 चौक आगे श्रीमान कैट्सबी को बंदूक से बंदूक का जवाब देने और उनके मारपीट के शौक का स्वागत करने के लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही थी। पिछली रात ही शहर कोतवाल बक पैटरसन के पास कैलियोप के आसन्न विस्फोट का समाचार लेकर कई अर्दली आ चुके थे। कोतवाल साहब अब तक इस गुंडे के कारनामे सहन करते रहे, परंतु अब उनकी सहिष्णुता की सीमा आ चुकी थी। मनुष्य के स्वाभाविक उबाल को क्विकसैंड के निवासी सदा से कुछ नजरअंदाज कर देते थे, बशर्ते कि शहर के शांतिप्रिय निवासियों के जीवन से व्यर्थ खिलवाड़ न किया जाए और उनकी संपत्ति को बेकार नष्ट न किया जाए। शहर के निवासियों की भावना कानून के सख्त प्रवर्तन के खिलाफ ही रहती थी, परंतु कैलियोप ये सीमा लांघ चुका था। उसके आवेग आजकल इतने अधिक और हिंसक होने लगे थे कि वे मनुष्य के स्वाभाविक और स्वस्थ आवेश के दायरे में नहीं आ सकते थे। अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ बक पैटरसन कैलियोप की नाराजगी की घोषणा करने वाली उस चीत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। ये संकेत मिलते ही वो उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी बंदूकें संभाल लीं। 2 दारोगा और 3 अनुभवी बंदूकबाज नागरिक कैलियोप की गोलियों का मुकाबला करने उसकी मदद के लिए आ गए थे। व्यूह रचना करते हुए बक पैटरसन ने आदेश दिया, उसे घेरे में ले लो, बोलना बिल्कुल नहीं और दिखाई देते ही गोली चला देना। अपने आप को बचाकर उस पर वार करना। वो नंबरी बदमाश है, परंतु मुझे विश्वास है कि अब की बार उसे धूल चाटनी पड़ेगी। चारों ओर बिखर कर उसे घेर लो और देखो, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना, क्योंकि कैलियोप का निशाना कभी खाली नहीं जाता। लंबा गठीला शरीर, गंभीर मुंह और आसमानी कमीज पर कोतवाल का पदसूचक चमकता बिल्ला लगाए हुए बक पैटरसन ने अपने साथियों को कैलियोप पर धावा बोलने की सूचनाएं दे दी। योजना ये थी कि आक्रमणकारियों को यथासंभव नुकसान न पहुंचकर भी उस यमदूत का पतन हो जाए। बदले की तैयारियों से बेखबर उन्मत्त कैलियोप धुआंधार गोलियों की बौछार करता आगे बढ़ रहा था कि एकाएक उसे सड़क के बीच में आड़ लगाई हुई दिखाई दी। कुछ खाली बक्सों के पीछे छिपकर कोतवाल और उसके एक साथी ने गोली चलाई। उसी समय दल के अन्य लोग बिखर गए और सावधानी से कदम बढ़ाते हुए इधर उधर की गलियों के मार्ग से कैलियोप को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। गोलियों की पहली बौछार से कैलियोप की बंदूक का घोड़ा टूट गया। उसका दाहिना कान नीचे की ओर से थोड़ा चिर गया और कमर में लगे कारतूसों में से एक के फूटने से उसकी पसलियों में खरोंच आ गई। कैलियोप के लिए इन बातों ने मानसिक संताप से राहत देने वाली ताकत की दवा का काम किया और कमर कसकर अपने स्वाभाविक ढंग से चीत्कार करते हुए उसने प्रतिध्वनि के समान गोली का जवाब गोली से दिया। कानून के रक्षकों ने बचने की कोशिश की, परंतु एक दारोगा की कोहनी के नीचे एक गोली लग गई और गोली खाकर उड़े हुए लकड़ी के एक टुकड़े के लगने से पैटरसन साहब के गाल में से रक्त की धारा बह निकली। कैलियोप ने अब दुश्मन के हथकंडों का मुकाबला किया। एक क्षण में उसने ये निश्चय कर लिया कि किस मोर्चे से आने वाली गोलियों की बौछार सबसे कमजोर और लक्ष्यहीन है, और बीच सड़क से भागकर उसने दुगने आवेग से उस ओर धावा बोल दिया। असाधारण धूर्तता से उस दिशा के विरोधी पक्ष ने, जिसमें एक दारोगा और 2 बहादुर स्वयंसेवक थे, लकड़ी के डिब्बों के पीछे कुछ देर छिपे रहकर कैलियोप को आगे बढ़ जाने दिया और पीछे से उस पर हमला बोल दिया। दूसरे ही क्षण
कोतवाल साहब और उनके साथियों ने कुमुक पहुंचाई और कैलियोप को ये सोचने पर विवश कर दिया कि यदि युद्ध का आनंद लंबे समय तक जारी रखना हो तो उसे अपने विरोधियों का बल कम करने का कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढना पड़ेगा। उसकी नज़र एक ऐसे स्थान पर पड़ी जो उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकता था, बशर्ते कि वहां पहुंच जाए। पास ही एक छोटा सा रेल का स्टेशन था। प्लेटफॉर्म पर जमीन से कोई 4 फुट ऊंचा बना हुआ छोटा सा लकड़ी का मकान था, जिसकी हर दीवार में एक खिड़की थी। भारी संख्या में विरोधियों से घिरे हुए किसी व्यक्ति के लिए तो वो एक किले का काम दे सकता था। कैलियोप ने बहादुरी के साथ तेजी से उसी ओर दौड़ लगाई। कोतवाल की सेना ने गोलियों के धुएं से उसे घेर लिया। अपने आश्रय स्थान तक वो निरापद पहुंच गया। ज्यों ही सूरमाओं का दल वहां पहुंचा, स्टेशन मास्टर साहब गिलहरी की तरह खिड़की से कूद कर भाग गए। पैटरसन और उसके साथियों ने भी मलबे के एक ढेर के पीछे अपना मोर्चा लगाया और विचार विनिमय करने लगे। स्टेशन के मकान में एक निर्भीक गुंडा छिपा है, जिसका निशाना अचूक है और जिसके पास काफी बारूद है। घिरे हुए किले के चारों ओर कोई 30-30 गज तक बिल्कुल खुला मैदान है। स्पष्ट है कि जो व्यक्ति उस आरक्षित क्षेत्र में पांव रखेगा वो कैलियोप की गोली का निशाना बन जाएगा। कोतवाल दृढ़ था। उसने निश्चय कर लिया था कि दोबारा क्विकसैंड की गलियों में कैट्सबी की चीत्कार कभी नहीं गूंजने दूंगा। वो इस बात की घोषणा भी कर चुका था। सरकारी और व्यक्तिगत दोनों तौर से वो इस बात को अपना कर्तव्य मान चुका था कि गड़बड़ी के स्रोत इस गुंडे पर वो रोक लगा कर रहेगा। उसने सबको अब तक बहुत परेशान कर दिया था। पास ही में छोटा मोटा सामान ढोने का एक ठेला पड़ा था। वहीं पर चारागाह से शहर में भेजने के लिए कई बोरे ऊन के रखे हुए थे। ठेले पर कोतवाल और उनके साथियों ने ऊन के 3 बड़े बोरे लादे। आत्मरक्षा के लिए इन बोरों के पीछे झुका हुआ बक पैटरसन ठेले को धीरे धीरे आगे खिसकाता कैलियोप के किले की तरफ बढ़ा। उसके साथी चारों ओर बिखर कर इस तैयारी में खड़े हो गए कि घिरा हुआ शिकार यदि अपनी ओर सरकने वाले कानून के उस पहरेदार को चकमा देने की कोशिश करे तो वे उसे रोक लें। कैलियोप ने सिर्फ एक बार अपनी झलक दिखाई। एक खिड़की से उसने गोली चलाई, परंतु कोतवाल के विश्वसनीय कवच से ऊन के कुछ रेशे उड़ने के सिवाय और कुछ नहीं हुआ। दल द्वारा छोड़ी गई गोलियां किले की खिड़कियों से टकराकर शांत हो गईं। दोनों ओर कोई नुकसान नहीं हुआ। कोतवाल अपने सुरक्षित रथ को आगे बढ़ाने में इतना उलझा हुआ था कि कुछ ही मिनट बाद प्लेटफॉर्म पर आने वाली सुबह की गाड़ी की बात ही भूल गया। वो प्लेटफॉर्म से कुछ ही दूरी पर था कि दूसरी तरफ से गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी यहां 1 ही मिनट रुकती थी। उफ! कैलियोप के लिए कितना सुंदर अवसर था। पिछले दरवाजे से एक कदम बाहर निकलो, गाड़ी में चढ़ो और चल दो। उस कवच को एक ओर फेंक कर बक पैटरसन बंदूक संभाले आगे बढ़ा और कमरे के जीने पर आ खड़ा हुआ। अपने दृढ़ कंधे के एक ही धक्के से उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसके साथियों को कमरे में गोली की एक आवाज सुनाई दी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कुछ समय बाद घायल व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। थोड़ी देर तक सुन्न रहने के बाद उसमें देखने, सुनने, सोचने और समझने की चेतना लौटी। चारों ओर आंखें दौड़ाते हुए उसने देखा कि वो लकड़ी के तख्ते पर पड़ा हुआ था। उद्विग्न मुख वाला एक लंबा आदमी, जिसके सीने पर शहर कोतवाल का पदसूचक बिल्ला लग रहा था, उसके ऊपर झुका हुआ था। काले कपड़े पहने, झुर्रीदार चेहरे वाली और काली चमकती आंखों वाली एक बुढ़िया उसकी एक कनपटी पर गीला रूमाल फेर रही थी। घायल परिस्थिति को समझने और बीती घटनाओं के साथ उसका सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर ही रहा था कि बुढ़िया बोली, वाह रे मेरे बहादुर, शेर, पहलवान, गोली ने तो तुझे छुआ भी नहीं। वो तो तेरे सिर को खरोंचती हुई निकल गई थी, जिससे तू बेहोश हो गया। इस तरह की बातें मैंने पहले भी सुनी हैं। इसे झटका लगना कहते हैं। एबल वाइकिन गिलहरियों को इसी तरह मारता था। थोड़ी सी खाल छिल गई है और कुछ नहीं। तू तो जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। काफी ठीक हो भी गया है। क्यों? थोड़ी देर चुपचाप पड़ा रहे, जब तक मैं तेरा सिर धो दूं। तू शायद मुझे नहीं जानता, पर इसमें अचरज की क्या बात है। मैं अभी अभी अपने लड़के से मिलने अलबामा से आई हूं, इसी गाड़ी से। मेरा बेटा भी काफी लंबा चौड़ा है। लगता है जैसे छोटा बच्चा तो वो कभी था ही नहीं। ये है मेरा लड़का। कुछ घूमकर बुढ़िया ने उस खड़े हुए आदमी की तरफ देखा और उसके जीर्ण चेहरे पर गर्व की एक मधुर मुस्कान
बिजली की तरह चमक गई। नीली शिराओं से भरे हुए अपने रूखे हाथ में उसने अपने बेटे का हाथ भींच लिया। फिर नीचे पड़े हुए मनुष्य की तरफ उत्साह से मुस्कराते हुए वेटिंग रूम की टीन की बेसिन में रूमाल डुबो डुबो कर वो उसकी कनपटी पर रखने लगी। बुढ़िया स्वभाव से ही वाचाल थी। 8 साल से मैंने अपने लड़के को देखा तक नहीं। मेरा एक भांजा है, एल्कानाह प्राइस, जिसी रेलवे में बाबू है। उसने मुझे आने का पास ला दिया। मैं यहां 1 हफ्ते तक ठहरकर उसी पास से वापस जा सकती हूं। सोचिए तो, मेरा वो छोटा सा बेटा आज कितना बड़ा अफसर हो गया है, पूरे शहर का कोतवाल। ये कोतवाल तो सिपाही जैसी ही कोई चीज होती है ना। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो एक अफसर बन गया है। अपनी चिट्ठियों में भी उसने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। वो शायद ये सोचता होगा कि मेरे इस खतरनाक काम की वजह से मां को डर लगेगा, पर नहीं, मैं डरने वाली कहाँ, और उससे फायदा भी क्या। गाड़ी से उतरते ही मैंने बंदूकों की धड़ाधड़ सुनी और इस कमरे में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, पर मैं बिना किसी डर के सीधे यहां चली आई। खिड़की में से मैंने मेरे बेटे को झांकते हुए देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। दरवाजे पर ही वो मुझे मिल गया। उसने मुझे अपनी बाहों में इतनी जोर से कस लिया कि मेरा तो दम ही निकल गया। तुम यहां बेहोश पड़े थे, मरे समान, और मैंने सोचा कि देखूं मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं। घायल बोला, मैं अब बैठना चाहता हूं, अब मैं ठीक हूं। कुछ कमजोरी के कारण दीवार का सहारा लेकर वो बैठ गया। वो एक लंबा चौड़ा कठोर और मजबूत आदमी दिखाई देता था। उसकी स्थिर और तीखी आंखें रह रहकर सामने खड़े हुए मनुष्य की ओर उठ जाती थीं। उसके चेहरे का अध्ययन करते हुए उसकी दृष्टि कभी कभी उसके सीने पर लगे हुए कोतवाल के बिल्ले पर भी जा पड़ती थी। उसकी बाह को थपकते हुए बुढ़िया बोली, हाँ हाँ, तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे, बशर्ते कि बदमाशी करना छोड़ दो और लोगों को गोली चलाने के लिए मजबूर न करो। जब तुम जमीन पर बेहोश पड़े थे तब मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम्हारे ही जैसा तगड़ा बेटा मेरा भी है, इसलिए मेरी बातों से ये मत समझना कि मैं तुम्हारे काम में खामोखा टांग अड़ा रही हूं। मेरे बेटे को तुम्हें गोली मारनी पड़ी, इसलिए भी मन में डाह मत रखना। कानून की रक्षा और अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अफसरों को ऐसा करना ही पड़ता है, और बुरा काम करने वालों को भी ये सहन करना ही पड़ता है। इसलिए भाई, मेरे बेटे को दोष मत देना, उसका कोई कसूर नहीं है। वो तो हमेशा से बड़ा अच्छा लड़का रहा है, आज्ञाकारी, दयालु और सदाचारी। अब तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ राय दूं। ऐसा काम फिर कभी मत करना। अच्छे आदमी बनो, शराब छोड़ दो, शांति से रहो, भगवान से डरो, बुरी सोहबत से दूर रहो, ईमानदारी से काम करो और चैन की बांसुरी बजाओ। उपदेश देते समय बुढ़िया ने काले दस्ताने पहने हाथों से घायल आदमी के कंधों को सहलाया। उसका चेहरा बहुत ही निष्कपट और सच्चा दिखाई देता था। फटे पुराने काले कपड़े और जर्जर टोप लगाए वो अपने लंबे जीवन के अंतिम दौर से गुजर रही थी और संसार के अनुभवों की मूर्तिमान प्रतिमा सी दिखाई देती थी। परंतु घायल आदमी तो बुढ़िया के पीछे चुपचाप खड़े हुए उसके बेटे को ही घूर रहा था। एकाएक वो बोला, कोतवाल साहब की क्या राय है? क्या वे भी इस उपदेश को अच्छा मानते हैं? ऐसा है तो अपने मुंह से कह दे। वो लंबा मनुष्य व्यग्रता से कुछ हिला। सीने पर लगे बिल्ले को उंगलियों से टटोलते हुए उसने बुढ़िया को अपनी ओर खींच लिया। वो मुस्कुराने लगी, 60 साल की किसी मां की शाश्वत मुस्कुराहट। अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों से वो बेटे का मजबूत हाथ थपथपाने लगी। नीचे पड़े हुए आदमी की आंखों में आंखें डालकर वो आदमी बोला, बेशक तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं इस बात को मान लेता। यदि मैं एक निर्लज्ज और निराश पियक्कड़ या गुंडा होता तो मैं जरूर इस बात को मानता। अगर तुम्हारे स्थान पर मैं और मेरे स्थान पर तुम होते तो मैं कहता, कोतवाल साहब, मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं इस जंजाल को छोड़ दूंगा। मारपीट और लड़ाई और बंदूकबाजी सब कुछ त्याग दूंगा। बेवकूफ़ी छोड़कर मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा और मेहनत करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। यदि तुम कोतवाल होते और तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं यही कहता। खुशी में आकर बुढ़िया बोली, सुना तुमने? इसकी बात मान लो। वादा करो कि तुम अच्छे आदमी बनोगे और फिर ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। 41 साल हो गए इसका जन्म हुए और तब से आज तक इसने सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ा। लेटा हुआ आदमी खड़ा हो गया और अपने हाथ पांव झटक कर जांचते हुए बोला,
यदि मैं कोतवाल होता और तुम ऐसा वादा करते तो मैं कहता, जाओ तुम स्वतंत्र हो, अपना वचन निभाने की पूरी कोशिश करना। एकाएक घबराकर बुढ़िया बोली, हरे राम, मैं अपनी पेटी तो भूल ही गई। मजूर ने पेटी उतारकर प्लेटफॉर्म पर तो रखी, परंतु खिड़की से झांकते हुए अपने बेटे का मुंह देखकर मैं तो ऐसी भागी कि पेटी की सुध ही नहीं रही। उसमें खुद के हाथों से बनाए हुए बेल के मुरब्बे की 8 बरनियां हैं। मैं तो उन्हें जान से ज्यादा जतन करके यहां तक बांधे लाई हूं। चिंतित सी वो फुर्ती से बाहर चली गई। कैली ऑफ कैट्सबी ने बक पैटरसन से कहा, माफ करना बक, और कोई चारा ही नहीं था। खिड़की से मैंने उसे आते हुए देखा। मेरी आवारागर्दी के संबंध में उसने एक शब्द भी नहीं सुना है। मेरी उसे ये बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं समाज द्वारा तिरस्कृत एक निकम्मा आदमी हूं। गोली लगने से तुम वहां बेहोश मरे हुए से पड़े थे। एकाएक एक विचार आया और मैंने तुम्हारा बिल्ला तुम्हारे कमीज से खोलकर अपने सीने पर लगा लिया। मेरी शोहरत तुम्हारे सिर थोप दी। मां से मैंने यही कहा, मैं तो शहर कोतवाल हूं और तुम एक भयानक गुंडे। तुम अपना बिल्ला वापस ले सकते हो बक। कांपती हुई उंगलियों से कैलियोप कमीज पर लगा बिल्ला खोलने लगा। बक पैटरसन बोला, जरा ठहरो कैलियोप कैट्सबी, उस बिल्ले को वहीं रहने दो, और जब तक तुम्हारी मां शहर छोड़कर नहीं चाहती तब तक उसे खोलने की हिमाकत करना भी नहीं। जब तक वो यहां रहती है, क्विकसैंड शहर के कोतवाल तुम हो। मैं शहर में घूमकर इस बात का बंदोबस्त कर दूंगा कि ये रहस्य तुम्हारी मां के सामने कोई न खोल सके। और अब ए पाजी नीच गधे, मां के उपदेश का पालन कर। मैं भी उस पर अमल करूंगा। कैलियोप का गला भर आया। हकलाते हुए वो बोला, बक, अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझसे ज्यादा। बक चिल्लाया, चुप कर, वो वापस आ रही है। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी कैलियोप का हृदय परिवर्तन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।